हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। परफेक्ट। सो वेलकम टू क्लास नंबर 5 ऑफ बेसिक्स ऑफ फाइनेंस सीरीज। ठीक है, लास्ट क्लास में जब अपने एंड कर रहे थे वहां पे वी हैव डन अ लोन शेड्यूल। एक 5 इयर्स का छोटा सा लोन शेड्यूल किए थे। वी हैव डन मैनुअली प्लस वी हैव डन ऑन द एक्सेल शीट ऑल्सो। प्रैक्टिकली तो आप एक्सेल शीट में करोगे एवरीथिंग, राइट। अभी क्या कर रहा हूं मैं, पहले एक बार थोड़ा सा बड़ा सम ले रहा हूँ लोन शेड्यूल कैसे प्रिपेयर होता है, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, प्लस आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लोन शेड्यूल बनाते हैं एक्सेल शीट पे डायरेक्टली। क्योंकि जब भी आप बड़े डेटा पे काम करोगे 15 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स का डेटा पे, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पेन पेपर यूज करोगे, ना ही कैलकुलेटर। एवरीथिंग विल बी डन ऑन दी एक्सेल शीट। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। ओके, पहले देखते हैं अजम्पशंस क्या क्या है। अजम्पशन ये है कि मान लो मैं 2 करोड़ का घर परचेज कर रहा हूँ, 2 CR का घर परचेज कर रहा हूँ। उसके लिए मैं लोन ले रहा हूँ। कितना लोन ले रहा हूँ? पूरा का पूरा 2 CR का। ठीक है, 100% मैं मान रहा हूँ कि मैं लोन ले रहा हूँ 2 CR का। एट व्हाट इंटरेस्ट रेट? से दैट इंटरेस्ट रेट इज 10% पर ईयर। 10% पर ईयर। फॉर हाउ मेनी ईयर्स आई एम टेकिंग फॉर 20 ईयर्स। ये आप प्रैक्टिकली समझ पा रहे होगे कि अपने घर ले रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जब घर लेते हैं तो मैक्सिमम जन लोन लेते हैं। एंड जो लोन का टेन्योर होता है that is for many years, maybe for 10 years 20 years or 30 years, is it fine, with a certain rate। तो अपने को ये जानना है कि अपना ईएमआई कितना जाने वाला है। ईएमआई मतलब यहाँ पे हर मंथ अपने कितना इक्वल पेमेंट करने वाले हैं। चीज समझ में आ रहा है? तो इस चीज को पहले लिखते हैं। लोन अमाउंट 2 CR, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। लोन अमाउंट 2 CR का है। देखो एन, एन मतलब हो गया आपका कितना नंबर ऑफ पीरियड्स होगा। तो अपने को निकालना पर मंथ का ईएमआई, पर मंथ का। ठीक है, तो जब अपने एन लेंगे ना, नंबर ऑफ पीरियड्स, वो लेंगे अपने 20 इयर्स है अपना। 20 इयर्स में हर मंथ लाइक कितना नंबर ऑफ मंथ्स होगा? 20 इंटू 12, 20 इंटू 12, एन नंबर ऑफ पीरियड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 240 पीरियड्स। कि अपना हर मंथ में कितना ईएमआई जाएगा एंड कितना नंबर ऑफ मंथ्स अपने ईएमआई पेमेंट करेंगे? 240 मंथ्स। ठीक है, या 240 पीरियड्स। इंटरेस्ट रेट, जब मैं यहाँ पे 240 नंबर ऑफ पीरियड्स ले रहा हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट रेट क्या लेना है, साल का या मंथ का? ठीक से सोच के आंसर देना, इट्स अ कॉमन सेंस। मैं बोल रहा हूँ जब मैं ईएमआई कैलकुलेट कर रहा हूँ, फॉर दैट आई एम टेकिंग मंथ्स एज अ पीरियड, राइट, एवरी मंथ। तो जब मैं इंटरेस्ट रेट लूंगा, शुड आई टेक 10% और शुड आई टेक पर ईयर का, पर मंथ का? पर मंथ का इट शुड बी सेम, क्योंकि जब आप जो नंबर ऑफ पीरियड्स ले रहे हो वो आप पर मंथ ले रहे हो, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी तो पर मंथ का होना चाहिए। इज इट फाइन? परसेंटेज 0.83 मैच होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कर सकते हो यहाँ पे आपने मंथ लिया और यहाँ पे साल का ले लिया तो 10% आपका पर मंथ हो जाएगा। दैट वुड बी रॉन्ग। 10% तो पूरे साल का है। इज इट फाइन? ओके, लोन शेड्यूल बनाते हैं। सबसे पहला पीरियड्स लिख लेते हैं। कितना पीरियड्स होगा? 240, 1 2, और इसको ड्रैग कर देता हूँ 1, ऐसे करके 240। तो डायरेक्टली मैं सेल पे जाता हूँ, सेल पे जाता हूँ से D23। 1 सेकेंड, कॉपी, और बी सेल पे ना B220, ड्रैग कर दिया नंबर्स को। अभी भी थोड़ा सा बाकी है, 240 है ना, तो यहाँ तक अपना काम हो जाएगा 240। तो ये डेटा डिलीट कर देता हूँ और इसको एक बार हाइड कर देता हूँ, इसको फ्रीज कर देता हूँ। ये पीरियड्स हो गया। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था आपका लोन? 2 CR का।
इंटरेस्ट, ईएमआई, प्रिंसिपल। ईएमआई के याद है ना, ईएमआई में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है प्रिंसिपल, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, एंड वी हैव टू इंश्योर कि अपना क्लोजिंग बैलेंस 240 मंथ के एंड पे क्या हो जाए, पूरा का पूरा जीरो हो जाए। आपको लास्ट वाला सम अगर याद है तो, क्योंकि आप जब लोन पेमेंट कर दे रहे हो एट द एंड ऑफ द टेन्योर, तो ऑब्वियसली द क्लोजिंग बैलेंस हैज टू बी व्हाट, जीरो। तो इंटरेस्ट कितना है, 0.83 इंटू 0.83, इसको फ्रीज कर रहा हूँ हाँ, क्योंकि ये 0.83 मेरे को सब जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फ्रीज कर रहा हूँ डॉलर साइन से। ईएमआई कैलकुलेट करना है, ईएमआई के लिए वी हैव टू डू पीएमटी, लास्ट क्लास किए थे अपने। पीएमटी रेट इज व्हाट, 0.83, एन पर पीरियड इज एक्चुअली व्हाट, एन पर इज 240, पीवी नेगेटिव डाल रहा हूँ पीवी, ठीक है, अदरवाइज ये जो नंबर आएगा आउटपुट वो नेगेटिव हो जाएगा। मेरे को ये पॉजिटिव नंबर चाहिए, ईएमआई मेरे को पॉजिटिव नंबर चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को कितना पेमेंट करना है, तो वैसे तो ये नेगेटिव आना चाहिए ईएमआई, बट मैं नेगेटिव अवॉइड करने के लिए पीवी को नेगेटिव ले रहा हूँ। इज इट फाइन? क्योंकि फिर सारा नेगेटिव नंबर्स हो जाएगा। एफ वी जीरो, क्योंकि फ्यूचर में तो आप सब कुछ रीपेमेंट कर दोगे, फ्यूचर वैल्यू। एंड ऑफ द पीरियड कैलकुलेट करना है मेरे को, ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ दिस विल बी योर ईएमआई। और ये तो हर मंथ फिक्स है, हर मंथ ये फिक्स है, ठीक है। तो ये मैं कॉपी पेस्ट, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके सारा का सारा 240 में फिल कर दे रहा हूं। प्रिंसिपल अमाउंट, ईएमआई अगर 1,93,000 है, आउट ऑफ दैट इंटरेस्ट इज 1,66,000, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, 193 माइनस 1,66,000। कि अगर आप ईएमआई 1,93,000 पे कर रहे हो, तो ईएमआई के अंदर में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है इंटरेस्ट रीपेमेंट, एक होता है इंटरेस्ट पेमेंट, एक होता है प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो 193 के अंदर में इंटरेस्ट 166 एंड प्रिंसिपल इज 26,338। क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, आपका लोन इतना था, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग है, इंटरेस्ट सेम रहेगा, सेम रहेगा मतलब ओपनिंग प्रिंसिपल पे लगेगा, प्रिंसिपल और क्लोजिंग बैलेंस का फॉर्मूला भी सेम रहेगा। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस फॉर्मूला एंड पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ भी, तो अपने आप डेटा जो है वो फिल हो जाएगा। देख लो क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, जीरो। मतलब अपना पूरा का पूरा जो भी लास्ट का लोन अमाउंट था विच इज 1,91,409, वो हमने पेमेंट कर दिया। देख लो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट बहुत थोड़ा सा बचा, और ईएमआई में मेजर कंपोनेंट क्या हुआ, प्रिंसिपल, और क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, जीरो। मतलब वी हैव रीपेड द एंटायर लोन बैलेंस। तो आप देखो ईएमआई सेम है, और इनिशियली इंटरेस्ट काफी हाई है और प्रिंसिपल काफी छोटा सा अमाउंट है, और जैसे जैसे आपका टेन्योर बढ़ रहा है लोन का, वैसे वैसे इंटरेस्ट कम होते जा रहा है और प्रिंसिपल बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे लास्ट में 5,000 10,000 करके, और प्रिंसिपल अमाउंट देखो कितना, ऑल्दो आपका ईएमआई सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा स्पीड से पेमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि सर एट द इनिशियल ऑफ द लोन पीरियड जो अपने ईएमआई पे करते हैं ना, उसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है, इंटरेस्ट, छोटा सा कंपोनेंट क्या होता है, प्रिंसिपल। और जैसे जैसे अपना लोन का टेन्योर बढ़ता जाता है, लोन का टेन्योर मतलब जैसे जैसे अपने लोन पेमेंट करते जा रहे हैं विद इन दी लोन का टेन्योर, तो उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होते जाएगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट इंक्रीज होते जाएगा। इज इट फाइन? उसका लॉजिक क्या है, ईएमआई तो सेम है, ईएमआई तो सेम है, तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जैसे जैसे कम होगा, इंटरेस्ट तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लग रहा है, इंटरेस्ट कंपोनेंट विल डिक्रीज, सिंस ईएमआई कंपोनेंट इज द सेम, प्रिंसिपल अमाउंट विल व्हाट, इंक्रीज। ठीक है, तो ये हुआ इंटरेस्ट, ईएमआई और प्रिंसिपल का। एक और फॉर्मूला है, आप चेक कर सकते हो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, और प्रिंसिपल ये जो अपने निकाले ना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट, एक फॉर्मूला है प्रिंसिपल के लिए, पहले पीपीएमटी, प्रिंसिपल अमाउंट पर पीरियड। तो क्या है, रेट, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड 240, नहीं व्हाट इज दिस, पर, अच्छा यहाँ पे पर हो गया, पीईआर है, ठीक है, पर मतलब मेरे को कौन से मंथ का निकालना है, कौन से पीरियड का निकालना है, तो सबसे पहला मेरे को ये पीरियड के लिए निकालना है, तो 1,
then we have n per, so this will be 240. Is it fine? PV same amount, इसको नेगेटिव डाल देते हैं, FV 0, एंड ऑफ द पीरियड 0, एंटर. देखो सेम आ रहा है. इज इट सेम? यस इट्स सेम, मैच कर रहा है. अब मैं काम करता हूं, C5. व्हाट इज C5? इसको फ्रीज कर दे रहा हूं. व्हाट इज C5? C5 है आपका इंटरेस्ट रेट, उसको फ्रीज कर दिया. B9 को ओपन रहने दिया क्योंकि पीरियड चेंज होते जाएगा ना नेक्स्ट मंथ के लिए. फिर C4 और C3 सेम रहेगा, नो चेंज. F4 बटन प्रेस करके मैं फ्रीज कर रहा हूं, ठीक है. और इसको मैं अगर ड्रैग कर दूं पूरा, तो अब देखो अमाउंट सब कुछ सेम हो गया. प्रिंसिपल अमाउंट देख लो 26,557, और यहाँ पे देखो क्या चेंज हो रहा है, पीरियड्स. इज इट फाइन? क्योंकि आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ या 1 पीरियड 2 पीरियड का निकाल रहे हो. चेक करना है, चेक भी कर लो आप. दिस माइनस प्रिंसिपल, इट हैज टू बी 0. सबको 0 आएगा, 0 आ भी रहा होगा, ठीक है. सिमिलरली इंटरेस्ट का भी निकाल सकते हैं ऐसे ही. इज इक्वल टू IPMT. रेट सेम है, पर यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पीरियड, मतलब फर्स्ट पीरियड के लिए निकाल रहे हैं. एन पर इज 240, कॉमा PV दिस विल बी नेगेटिव, FV 0, एंड ऑफ द पीरियड, कॉमा. देख लो मैच हो रहा है. ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी, मैच हो रहा है बिल्कुल. और वैसे ही आप सेल्स को फ्रीज करके आप ड्रैग कर दो नीचे, कर ही लेते हैं चलो, ताकि आपको भी एक बार और क्लैरिटी हो जाए. ये सबको फ्रीज कर दे रहे हैं क्योंकि दिस विल रिमेन सेम. क्योंकि आप बिना फ्रीज किए अगर ड्रैग कर दोगे ना नीचे, कॉपी पेस्ट कर दोगे, तो ये जो ऊपर के नंबर्स है वो चेंज हो जाएंगे. लाइक 2 करोड़ 240, वो अलग अलग सेल ले लेगा इफ यू आर नॉट फ्रीजिंग, क्योंकि ये तो अपने को फिक्स रखना है ना. अपने यहाँ से डबल क्लिक करो तो देखो हो जाएगा, ठीक है. और एक बार इंटरेस्ट का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं. दिस माइनस दिस, इट हैज टू बी 0. 0 होना ही चाहिए, ठीक है. परफेक्ट. ये क्या था? सिर्फ शॉर्टकट था निकालने का, एक्सेल पे फॉर्मूला. अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हो जो अपने कर रहे थे. कंफर्टेबल? इस तरीके से अपने लोन का स्केड्यूल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई लोन लेने जा रहा है बैंक से, तो बैंक से पूछते हैं ना कितना EMI आएगा, ठीक है. आपको पता है आपको कितना लोन चाहिए, बैंक आपको बता देगा क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा. बैंक आपको ये बता, आपको पता होगा आप कितने टेन्योर के लिए लोन ले रहे हो, लोन अमाउंट यू नो कितना लेना है आपको. इंटरेस्ट रेट बैंक बता देगा कि क्या इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा. थर्ड, टेन्योर आप डिसाइड करोगे कि 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स कितना लोगे. तो उसके हिसाब से आप इस तरीके से एक्सेल शीट पे EMI कैलकुलेट कर सकते हो, ताकि थोड़ा जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इजी हो जाए. रेदर देन डिपेंडिंग ऑन द बैंक, आप खुद से इस तरीके से वर्किंग करोगे. इट विल हार्डली टेक यू 2 मिनट्स. मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है एक एक स्टेप में, बट जब आप खुद से एग्जीक्यूट करोगे, नो नॉट मोर देन 2 मिनट्स. 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज फॉर्मूला ड्रिवन. और यहाँ पे कभी भी कुछ आपका प्लान चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 का नहीं, आपसे 1 CR का लोगे, इंटरेस्ट रेट 10 नहीं, आपका मान लीजिए 9% लगेगा. और 12 ईयर के लिए नहीं, 20 ईयर के लिए नहीं, आप 15 ईयर के लिए लोगे. देखो सब कुछ चेंज हो गया अपने आप. चीज समझ में आ रहा है? आपको कुछ भी मैनुअली करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट यस यू हैव टू लिंक एवरीथिंग. एक्सेल शीट पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो चीजें उसको आप लिंक करिए, हार्ड कोड मत डालो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर 2 करोड़ हार्ड कोड डाल देता इस सेल पे, मैं हार्ड कोड मतलब मैनुअली डाल देता 2 करोड़, तो अगर मैं इस चीज को चेंज करूंगा तो ये चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो लिंक है ना. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि चीजों को लिंक रखोगे आप एक्सेल शीट पे, सो दैट आपने एक जगह चेंज किया, ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा फ्लो वैसे आपका बन जाएगा. परफेक्ट. चलिए, तो लोन शेड्यूल एक्सेल शीट पे. नेक्स्ट, आज का क्लास का डिस्कशन. अपने अभी तक जो भी 4 क्लासेस हुआ है उसमें फोकस वाज मोर ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. क्लास 1 to 4
फोकस किस पे था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। अब इस फोकस से आगे बढ़ के दूसरे फोकस पे आते हैं, स्टैटिस्टिक्स पे। सर स्टैटिस्टिक्स तो बहुत डर लगता है। बिल्कुल भी नहीं, एकदम इजी है एंड बहुत हेल्प होता है, ठीक है। रियल लाइफ के अंदर में भी हेल्प होता है, प्लस आप करते भी होगे रियल लाइफ के अंदर में, बट आपको पता नहीं है कि यू आर एक्चुअली डूइंग, ठीक है। नाउ दिस स्टैटिस्टिक्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का हो सकता है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और एक होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अभी मेरा फोकस है डिस्क्रिप्टिव पे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि सर कोई डेटा है, कोई डेटा है, डेटा मतलब देयर इज अ रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ डेटा, बहुत ज्यादा डेटा है, उस डेटा से कुछ मेरे को कंक्लूजन निकालना है। आई वांट टू मेक अ कंक्लूजन और सम बिजनेस डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन डेटा। वो डेटा को आप कैसे यूज करके एक इंफॉर्मेशन, एक समरी निकालो, सो दैट यू टेक अ कॉल, सो दैट आप कोई बिजनेस डिसीजन ले पाओ। Descriptive statistics. So what do we mean by descriptive statistics? It is the statistics which describes the data. डेटा को क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है कि सर डेटा का क्या फीचर है एंड कैसे अपने बिजनेस कंक्लूजन ले पाएंगे। एंड रियल लाइफ में ऑल्सो वी यूज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। कैसे यूज करते हैं? आप डेली मान लो ऑफिस जाते हो या कॉलेज जाते हो, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है ट्रैवल करने का। एक ऑप्शन है कि आप रूट ए से जा सकते हो, सेकंड ऑप्शन है आप रूट बी से जा सकते हो। दो रास्ते हैं, रूट ए रूट बी। तो आप ये चेक करना चाहते हो कि यार मेरे को कौन से रूट पे कम से कम टाइम लगता है। अगर मैं रूट ए से जाऊंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा, एंड इफ आई चूज रूट नंबर बी, हाउ मच टाइम आई विल टेक, ठीक है, टू कम्यूट। एंड ऑब्वियसली यू वांट कि जिसमें कम टाइम लगे उस रूट को अपने प्रेफर करें, उस रूट को अपने चूज करें। और ये आप डे टू डे लाइफ में करते भी होगे। तो अपने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम चेक करना चाह रहे हैं, क्या कि कितना टाइम लग रहा है मेरे को ट्रैवल करने में, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज मेरे को कितना टाइम लगता है। ऑन एन एवरेज क्यों? क्योंकि सर हो सकता है कोई दिन 30 मिनट्स लगता होगा, कोई दिन 40 मिनट्स लगता होगा। तो पूरे मंथ में ऑन एन एवरेज मेरे को कितना टाइम लगता है एक रूट के अंदर में और उसके बाद सेकेंड रूट के अंदर में, सो दैट आप ये कंक्लूड कर पाओ कि ऑन एन एवरेज पूरे मंथ में कौन से रूट पे आपको कम टाइम लग रहा है, सो दैट सेकेंड मंथ में आप अपना उसी हिसाब से प्लान कर पाओगे कि आपको रूट ए चूज करना है या रूट बी चूज करना है। इज इट फाइन? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसे हेल्प करता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट इट एक्चुअली डिस्क्राइब्स द डेटा और मेक्स अ समरी ऑफ द डेटा सेट। सर ये डेटा सेट मतलब क्या हुआ? डेटा सेट एक्चुअली फोकसेस ऑन सर्टेन वेरिएबल, कुछ वेरिएबल पे फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल अपना वाला जो एग्जाम्पल था कि कितना टाइम लगता है आपको, तो सर टाइम तो चेंज होता रहता है, टाइम तो चेंज होगा। अरे किसी दिन 30 मिनट, किसी दिन 40 मिनट्स। तो ये जो टाइम है ना, इसको अपने बोलते हैं वेरिएबल इन स्टैटिस्टिक्स। वेरिएबल इज समथिंग विच एक्चुअली व्हाट चेंजेस। अपने वाले एग्जांपल में व्हाट इज द वेरिएबल? द वेरिएबल इज एक्चुअली व्हाट? टाइम। द वेरिएबल इज एक्चुअली व्हाट? टाइम। अब मैंने देखा यार मेरे को एक दिन 30 मिनट्स लगता है, नेक्स्ट डे 40, नेक्स्ट डे 90, और ऐसे करके मैं ट्रेस कर रहा हूं पूरे साल में। मैं ट्रेस कर रहा हूं कि मेरे को एक साल में कितना टाइम लगा, ठीक है, एवरी डे कितना कितना टाइम लगा। तो मैं मान लो आउट ऑफ 365 डेज हॉलीडे वगैरह को हटा के 250 डेज ऑफिस जाता हूँ। आउट ऑफ 365 डेज मैं 250 डेज ऑफिस जाता हूँ। तो सर वन डे में 30, नेक्स्ट डे में 40, थर्ड डे में 28, और उसके बाद से फोर्थ डे में 60 मिनट्स। ऐसे करके मैंने 250 नंबर ऑफ डेटा गैदर किया मेरे लास्ट 1 ईयर का। तो इसको अपने बोलेंगे सर जो 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे का डेटा आ रहा है ना, उसको अपने बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशंस। की कितना आपने ऑब्जर्व किया कि आपको कितना टाइम लग रहा है। चीज समझ में आ रहा है? तो मैंने दो टर्म बोला, एक बोला वेरिएबल और सेकंड क्या बोला? ऑब्जर्वेशन। वेरिएबल मतलब क्या हुआ? टाइम, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? आपने 250 डेटा ऑब्जर्व किया, 250 डेटा ऑब्जर्व किया एक साल के बाद कॉल लेने के लिए। तो यहाँ पे जो 250 डेटा है ना अलग अलग दिन का, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। एंड जो 250 है, जो नंबर ऑफ डेज का आपने डेटा लिया, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट्स वेरी इजी कि आपने डेटा ऑब्जर्व किया कितने दिन का, 250 डे का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 250। चीज समझ में आ रहा है? वेरिएबल
एंड ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आपने ये देखा कि पूरे साल में 250 डेज आपने ट्रैवल किया, तो मान लो हो सकता है ऐसा कि 30 डेज में आपका, आउट ऑफ 250 डेज, 30 डेज में आपको टाइम लगा 30 मिनट्स, 40 डेज में आपको टाइम लगा 40 मिनट्स। मतलब आउट ऑफ 250, 40 डेज ऐसा था जिसमें आपको 40 मिनट्स लगा, 30 डेज ऐसा था जिसमें आपको 30 मिनट्स लगा, 50 डेज ऐसा था जिसमें आपको 60 मिनट्स लगा। तो इस तरीके से आपने एक डेटा अरेंज किया, डेटा बनाया। इसको अपने बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी। कि सर 30 मिनट्स मेरे को कितने नंबर ऑफ डेज लगा? 30 डेज। 40 मिनट्स कितने डेज लगा? 40 डेज आउट ऑफ 250। हाँ, और इस तरीके से 30, 40, 60, 80 नंबर ऑफ डेज का आपने 250 डेटा गैदर किया, और आपने देखा कि ओके 30 डेज 30 मिनट्स, 40 डेज 40 मिनट्स, एंड 50 डेज 60 मिनट्स। तो इस तरीके से आपका एक समरी रेडी हो गया, एक समरी रेडी हो गया टू मेक द फ्यूचर प्रेडिक्शन या फ्यूचर कॉल, कि फ्यूचर में हो सकता है कितना टाइम लगे बेसिस ऑन दिस डेटा। चीज समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू मंथली ऑल्सो, कि जून में आपको ऑन एन एवरेज लगा 30 मिनट्स, जुलाई में लगा से ऑन एन एवरेज 60 मिनट्स, तो आप ये कॉल ले सकते हो जून वर्सेस जुलाई। जुलाई में हो सकता है मानसून सीजन है, उसके वजह से हो सकता है ट्रैफिक होता है, सो दैट नेक्स्ट ईयर आपके लिए इजी हो जाएगा फॉरकास्ट करना कि देखो लास्ट ईयर में जुलाई में मेरे को ऑन एन एवरेज से 50-60 मिनट्स लगा, तो देयर मे बी अ प्रोबेबिलिटी कि फ्यूचर में भी आपको उतना टाइम लगे ड्यूरिंग दोस मंथ्स। चीज समझ में आ रहा है? तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज यूजिंग द पास्ट डेटा टू मेक अ कॉल इन द प्रेजेंट एंड टू हैव अ फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर। इज इट फाइन? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। चलिए इस चीज को पहले एक बार लिख लेते हैं। इट समराइजेस द डेटा सेट। डेटा सेट को क्या करता है? समराइज करता है। डेटा सेट इज रिलेटेड टू अ वेरिएबल। We have observed values of a variable known as observation the distribution of the variable is drawn to make the conclusion। ठीक है, तो तीनों वर्ड को मैंने इस 3-4 लाइंस में लिखवा दिया। एग्जाम्पल लिखते हैं। मिस्टर एक्स wants to check how much time, which is a variable, ठीक है, how much time it takes to travel। So he observes the data for 250 days। ठीक है, this 250 days is observation। ओके, मान लो यहां पे मैं लेता हूं डेज, यहां पे मैं लेता हूं टाइम विच इज इन मिनट्स। डेज है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 250। टाइम डे 1 पे 30 मिनट्स, डे 2 पे 35, डे 3 पे 20 मिनट्स, डे 4 पे 60, डे 5 पे 54, ऐसे करके 250 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेज आ रहा है यहाँ पे आपका,
कि 1 डे पे 30 मिनट, 2 डे पे 35, 3 पे 20, ऐसे करके 250। तो दिस 250 ये जो टाइम आ रहा है ना, इसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। एंड ये जो नंबर ऑफ डेज है इसको बोलेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 250। एंड टाइम क्या हो गया यहाँ पे, वेरिएबल, क्योंकि वो तो चेंज होगा। यहाँ पे देखो चेंज भी हो रहा है। इज इट फाइन, क्लियर? इट्स वेरी इजी। नाउ we can have a distribution also। तो डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल जो कि क्या टाइम है, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स। फ्रीक्वेंसी कि सर पूरे साल में 250 डेज में 30 मिनट में कितने दिन ट्रैवल किया, कितने दिन, मंथ से ले रहा हूं नंबर ऑफ डेज, मान लो 30 डेज है, ठीक है, ये डेज ले रहा हूं। 30 डेज आपने ट्रैवल किया 30 मिनट्स 35 किया आपने 80 डेज, 40 मिनट किया आपने 90 डेज, कितना बचा? 80, 90, 80 और 90 170, 170 और 30 200, बचा हुआ कितना, कितना नंबर ऑफ डेज लिए अपने, 50 ना। हाँ, तो बचा हुआ 50 मिनट्स आपने ट्रैवल किया 50 डेज। इज इट फाइन? तो ये जो निकला ना, ये जो टेबल आपको दिख रहा है, ये क्या हुआ आपके लिए, एक इंफॉर्मेशन हो गया। सोचो, ये तो मैंने यहाँ पे इतना इजिली लिख दिया, डे 1 2 3 4 और बीच में स्किप करके 250। ये आपको पूरा का पूरा एक एक्सेल शीट मिल जाए और आपको बोला जाए कि आप इसमें से कुछ अपना व्यू लो, अपना व्यू बताओ, ठीक है। कैसे बताओगे? बिकॉज यू हैव नाउ द रॉ डेटा, राइट। उस डेटा में से इंफॉर्मेशन निकालना है, उस डेटा में से अपने को कुछ इंफॉर्मेशन निकालना है। तो इंफॉर्मेशन कैसे निकाले, सो दैट अपने उस पर कुछ कंक्लूड कर पाए। तो यहाँ पे अपने बोल रहे हैं कि सर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू समराइज द डेटा सेट। यहाँ पे डेटा सेट इज एक्चुअली व्हाट, दिस एंटायर 250 डे का डेटा। एंड उससे अपने वेरिएबल एंड ऑब्जर्वेशन निकाल के और डिस्ट्रीब्यूशन बना के कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ओके 30 मिनट्स लगता है मेरे को 30 डे ट्रैवल करने में, 80 डेज में मैं 35 मिनट्स ट्रैवल किया, 90 डेज में 40 एंड 50 डेज में 50 मिनट्स। तो इट बिकम्स अ इजी फॉर यू। इस तरीके से आप रूट ए और रूट बी का दोनों बना लो और जिसके अंदर में आपको कम टाइम लग रहा है उसके हिसाब से व्हाट यू कैन कंक्लूड कि यार पास्ट में ऐसा हुआ है तो हो सकता है फ्यूचर में जिस रूट में आपको कम टाइम लग रहा है उसके हिसाब से यू कैन चूज दैट रूट। इज इट फाइन? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इट्स वेरी इजी। एंड ऐसा अपने करते हुए है ना, कोई रूट पे ट्रैवल करते हैं, 2 रूट का ऑप्शन रहता है, तो अपने उसको जिस दिन मतलब जब अपने डेली ट्रैवल करते हैं तो अपने चूज करते हैं ना रूट ए रूट बी कौन सा चूज करें। तो ये ऑब्जर्वेशन से हेल्प हो जाएगा, बट ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वही टाइम लगेगा एग्जैक्टली फ्यूचर में, बट यस इट बिकम्स इजी फॉर यू। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली इज दिस, ठीक है। इन्फ्रेंशियल पे नहीं आ रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव पे और भी बात करना है। नाउ ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 ना। पॉइंट नंबर 4, मोर ऑन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को अपने जो बोल रहे थे कि सर समराइज करता है डेटा सेट, ठीक है, तो उसको अपने कैसे मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे जो डेटा सेट आ रहा है ना अपने पास उसको कैसे मेजर करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को मेजर करने के लिए वी हैव 2 थिंग्स। एक है आपका सेंट्रल टेंडेंसी और एक है आपका वेरिएशन और स्प्रेड ऑफ द डेटा। सेंट्रल टेंडेंसी बोलने का मतलब है यहाँ पे मीन या एवरेज, मीन या एवरेज, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि सर मान लीजिए मेरे को मंथ 1 पे, एक महीना पे ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज लगता है 30 मिनट्स, सेकेंड मंथ में मेरे को लगता है 40 मिनट्स ऑन एन एवरेज, पूरे मंथ का एवरेज लेके, ठीक है। थर्ड में लगता है मेरे को 45 मिनट्स। तो यहाँ पे मैं जब एवरेज बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि डे 1 पे हो सकता है 35 लग रहा होगा, डे 2 पे 40 लग रहा होगा, डे 3 पे 60 लग रहा होगा, बट पूरे 30 डेज में ऑन एन एवरेज कितना लग रहा है,
30 मिनट्स, और डे 2 पे 40 और डे 3 पे 45। तो ये क्या कर अपने डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं एक्चुअली, मीन एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या हुआ कि सर वो जो डेटा है ना पूरे मंथ का 30 डेज का जो डेटा है उसको अपने एवरेज, ऑन एन एवरेज बता रहे हैं कि कितना ऑन एन एवरेज लगता है। मतलब इट हेल्प्स यू टू टेल यू कि पूरे मंथ में आपको ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग रहा है। इज इट फाइन? वेयर इज वेरिएशन और स्प्रेड ऑफ द डेटा क्या करता है, ये आपको बताता है कि दोनों मंथ में ऑन एन एवरेज कितना डिविएशन है, या दोनों पीरियड में कितना डिविएशन है। ये तो मैंने 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ लिया। आई कुड हैव टेकन 1 डे, 2 डे, 3 डे। एक दिन में आपको 30 मिनट्स लगता है, सेकेंड डे में 40, थर्ड डे में 45, फोर्थ में 50। तो इस तरीके से आप बता रहे हो कि कितना कितना का वेरिएशन है, कितना का डिफरेंस है, सिंपल। ठीक है, कि एक दिन में अगर इतना लग रहा है, दूसरे दिन में कितना लग रहा है, तीसरे दिन में कितना डिफरेंस एक्स्ट्रा, प्लस या माइनस, कितना ज्यादा या कितना कम। तो स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी, दी वेरिएशन इज एक्चुअली यहाँ पे कितना ज्यादा या कितना कम। ठीक है, बेसिकली हेल्प क्या होता है आपको, जस्ट टू एनालाइज कि ऑन एन एवरेज आपको कितना पहले तो टाइम लग रहा है, उसके बाद कितना डिविएशन है। एक मंथ में अगर 40 मिनट्स ऑन एन एवरेज लग रहा है, तो दूसरे मंथ में 50 मिनट्स लग रहा होगा, या मे बी 30 मिनट्स लग रहा होगा। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको डिसाइड करने के लिए कि ओके इतना टाइम लग रहा है मुझे, एक महीना में ऑन एन एवरेज इतना लगा है, तो हो सकता है फ्यूचर में ये टाइम लगे। फॉर एग्जाम्पल वो वाला अपना एग्जाम्पल जो था जून जुलाई वाला, ठीक है, कि मान लो जून के अंदर में आपको 30 मिनट्स लगता है एवरेज ट्रैवल करने में, जुलाई में हो सकता है 45 मिनट्स लगता है। क्यों? क्योंकि जुलाई हो सकता है मानसून सीजन है। ठीक है, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। तो जब नेक्स्ट ईयर आएगा ना, तो आपको पता होगा कि जुलाई के अंदर में मेरा जो एवरेज टाइम है ट्रैवल का वो ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इसको अपने बोलते हैं क्या, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन एवरेज। और वेयर एज ये जो डिविएशन है 30 से 45 का, उसको अपने बोलते हैं वेरिएशन और स्प्रेड ऑफ द डेटा, कि डेटा कितना फैला हुआ है, डेटा कितना स्प्रेड है। एंड माइंड इट, वेरिएशन कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। मतलब कोई जरूरी नहीं है 30 से 40 होगा, 30 से 20 भी हो सकता है, तो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इज इट फाइन? ओके, इसको एक बार यहां से हटा देता हूं। इट हेल्प्स यू टू गॉज द टाइम, यहाँ पे अपने वेरिएबल टाइम ले रहे हैं, ठीक है, टू गॉज द टाइम इट टेक्स ऑन एन एवरेज every month. It states the variation of time every month. ठीक है, कि लास्ट मंथ कितना लगा, इस मंथ कितना लगा, वैसे। नाउ टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग नीड्स टू बी बॉइल्ड डाउन इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर आना जरूरी है, स्टार्ट है ना। मेजर कैसे करोगे आप? तो मेजर करने के लिए यू हैव तीन तरीका, एक है मीन, एक है मीडियन और एक है मोड। मीन, मीडियन, मोड, इस पे भी फोकस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, वेरिएशन पे लास्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपने। आज मेरा फोकस है सेंट्रल टेंडेंसी को आपको एकदम क्लियर करना। मीन, मीडियन, मोड। मीन यहाँ पे अपने लेंगे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन इज मीडियन, देन वी हैव मोड। चलिए एक एक चीज को पकड़ के समझते हैं आराम से। सबसे पहला क्या है? मीन, फिफ्थ। मीन यहाँ पे दो टाइप का है, एक है एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन, उसको अपने बोलेंगे क्लास में एएम। एक है आपका जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, जीएम। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहला अरिथमेटिक मीन विच इज वेरी इजी। अरिथमेटिक मतलब होता है, अरिथमेटिक मीन मतलब होता है एवरेज। अरिथमेटिक मीन मतलब होता है एवरेज। एग्जांपल लेते हैं, डेज स्टॉक रिटर्न,
परसेंटेज। मान लो आपका डे 1 पे 10% का स्टॉक रिटर्न है, डे 2 पे 5% का स्टॉक रिटर्न है, डे 3 पे 2% का स्टॉक रिटर्न है, डे 4 पे 4% का स्टॉक रिटर्न है। आपको बोला गया है फ्रॉम फॉर लास्ट 4 days हाउ मच इज योर एवरेज रिटर्न। आपका ऑन एन एवरेज कितना हुआ? ऑन एन एवरेज मतलब समझ रहा है कि 10, 5, 2, 4 तो 4 days का है। बता मेरे को एक सिंगल नंबर में बता कि कितना एवरेज रिटर्न आपने अर्न किया फॉर लास्ट 4 days ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? जो भी आपका स्टॉक रिटर्न है 10%, 5%, 2%, 4%, इन सबको ऐड कर देंगे। 10 + 5 + 2 + 4 जो आया डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना नंबर ऑफ डेज है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऑन एन एवरेज आपने कितना कमाया पर डे? सो इट इज 10% + 5% + 2% + 4% डिवाइडेड बाय 4। कितना आएगा बताना? 10 + 5 2 4। मैं तो एक्सेल शीट पे करूंगा एवरीथिंग। 10%, 5%, 2%, 4%। ठीक है, अब देखो मेरे को इसका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे आपको एवरेज दिख रहा है 5%, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 5%। इसका मेरे को एवरेज निकालना है ना, इज इक्वल टू एवरेज, साथ में करते हैं, इज इक्वल टू एवरेज। पहले कॉपी कर लीजिए नंबर्स एक्सेल शीट पे। 10%, 5%, 2%, 4%। 10%, 5%, 2%, 4% कॉपी कर लीजिए। कॉपी हुआ, उसके बाद इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, सबको सिलेक्ट कर लीजिए। कैसे करना है? शिफ्ट एरो अप, या आप यहाँ पे कर्सर रखे हो तो शिफ्ट एरो डाउन, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। कितना आ रहा है? 5%। 5% ऑन एन एवरेज आपने पर डे कितना कमाया? 5। बट सर आपने तो डे 1 पे 10 कमा रहे थे। बिल्कुल, डे 2 पे 5, डे 3 पे 2 और डे 4 पे 4। बट ये कितना बोल रहा है? ऑन एन एवरेज पर डे आपने कितना कमाया? 5%। चीज समझ में आ रहा है? अरे ये तो एक एक दिन का आ गया, हर डे का बोल रहा ऑन एन एवरेज। कोई डे पे आपने ज्यादा कमाया, कोई डे पे आपने कम कमाया, तो बता एवरेज आपने कितना कमाया? 5%। एवरेज आपने कितना कमाया? 5%। या आप एक तरीके से और कर सकते हो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। ठीक है, 4 डे का रिटर्न ले रहे हैं। अपना जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी कोई भी चीज का 1 होता है। लाइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग लाइज बिटवीन 0 या 1। फॉर एग्जांपल आज बारिश होगा, उसका प्रोबेबिलिटी अगर 100% है तो अपने 1 लेंगे। अगर आज बारिश नहीं होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी अपने पूरा का पूरा 0 लेंगे। या बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट्स 50-50% चांस। तो प्रोबेबिलिटी इज 0.5 होने का, 0.5 नहीं होने का। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई करता है 0 से 1 के बीच में। जैसे अपने कभी कभी बोलते हैं ना, वी आर 80% श्योर ऐसा होगा। व्हाट इज दैट 80% प्रोबेबिलिटी? मेरे को लगता है दैट उस इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी क्या 80% है। तो अगर मैं डे ऐसे करके 4 डेज ले रहा हूं तो मेरे को हर दिन का एक इक्वल प्रोबेबिलिटी लगाऊंगा। क्या करूंगा मैं? इक्वल प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि आप अरिथमेटिक मीन कर रहे हो ना, तो मैं बोल रहा हूं कि हर एक दिन का इक्वल प्रोबेबिलिटी लगाऊंगा। क्योंकि यहां भी अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने डिवाइड बाई 4 किया, ठीक है, तो मैं अगर 10% को सेपरेट रखूं, सॉरी 10% डिवाइड बाई 4 कर लूं, प्लस 5% डिवाइड बाई 4 कर लूं, प्लस 2% डिवाइड बाई 4 कर लूं, प्लस 4% डिवाइड बाई 4 कर लूं, बात तो एक ही है, आएगा सेम। अरे 4 तो यहाँ पे कॉमन है, इज इट फाइन? उसके बाद ये जो 10% लिया इंटू 1/4, कैन आई राइट? 4 को अलग कर लिया 1/4 को, प्लस 5% इंटू 1/4 अलग कर लिया, 2% इंटू 1/4 प्लस 4% इंटू 1/4। इज इट फाइन? व्हाट इज इट? 1/4 20%, सॉरी 25%। 25%, इज इट फाइन? 1/4 क्या होगा? 0.25, 25% प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट डे पे 10% होने का प्रोबेबिलिटी 25, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 2%, नेक्स्ट 4%। तो आप यहाँ पे देखो इक्वल वेट्स असाइन कर रहे हो। इक्वल वेट्स, इक्वल वेट्स का मतलब कि सर 10% का प्रोबेबिलिटी 25% है, 5% का प्रोबेबिलिटी 25 है, 2% का 25, 4 का 25। इक्वल वेट्स असाइन कर रहे हो, तो इसीलिए अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली 10 + 5 + 2 + 4 डिवाइड बाई 4 कर ले रहे हैं। ठीक है, वेयर एज अगर आपको सम में बोल देता
कि 10% का प्रोबेबिलिटी 25 नहीं 0.4 है, मतलब 40%। 5% का प्रोबेबिलिटी 25 नहीं 0.20 है, 20%। फिर 2% का प्रोबेबिलिटी 0.30 है, और नेक्स्ट कितना बचा, वो 30, 70, 90, 10%। टोटल प्रोबेबिलिटी तो 100 लूंगा ना मैं, 0 से 1, तो 40 + 20 60 + 30 90, 90 + 10 100, ठीक है। तो अगर मेरे को ये सम ऐसे करना है कि आपको बोला है कि आपका 10% का प्रोबेबिलिटी 40% है, 5% का प्रोबेबिलिटी 20% है, 2% का प्रोबेबिलिटी 30 और 4% का 10 है, तो आई विल डू 10% इंटू 0.4 प्लस 5% इंटू 0.2 प्लस 2% इंटू 0.3 प्लस 4% इंटू 0.10, एंड आई कैन कैलकुलेट। वो मेरा एक्सपेक्टेड, वो मेरा एवरेज रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एवरेज इक्वल नहीं हुआ, यहाँ पे एवरेज इक्वल नहीं हुआ, इज इट फाइन? इस सम में अपना एवरेज को जो अपने वेट्स असाइन कर रहे हैं ना हर एक नंबर को, वो क्या सेम 25%, 25%, 25%, 25%। तो अरिथमेटिक मीन यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपने, जो भी नंबर ऑफ आपका ऑब्जर्वेशंस है डे 1 2 3 4 उसको अपने डिनोमिनेटर में ले लेंगे, एंड जो आउटकम है 10%, 5 2 4 उसको अपने न्यूमरेटर में लेंगे, एंड वी हैव टू जस्ट टेक अ सिंपल एवरेज करेंगे और अपना अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। इज इट फाइन? क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एवरेज निकालना है आपको ऑफ द गिवन रिटर्न 10%, 2%, 5%, 4%, 6%, 90%, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नंबर आपको काफी बोलते हैं ना एकदम एक्सट्रीम लग रहा है? 90। मैंने बोला डे 1 पे आपने 10 कमाया, डे 2 पे 2, डे 3 में 5, डे 4 पे 4 और डे 5 पे 6। डे 5 पे कोई जैकपॉट हो गया आपके साथ, कोई जैकपॉट निकल गया जहां पे आपने कितना अर्न किया 90%। तो मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, हाउ मच इज द एवरेज रिटर्न इन 60s? एवरेज रिटर्न कितना है? एवरेज रिटर्न कितना है? आप देखो इक्वल वेट्स असाइन कर रहे हो, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। तो इस नंबर में आपके हिसाब से जो नंबर्स आपको दिया हुआ है, कहाँ पे आप जो वेट है ना वो ज्यादा असाइन कर रहे हो? ऑल्दो इक्वल असाइन कर रहे हो, दैट्स ट्रू, बट कहाँ पे आपको लग रहा है कि वेट ज्यादा चला जा रहा है? 90 में ना। ये तो एक्सट्रीम नंबर है, 90 तो एक्सट्रीम नंबर है। ये आप देखो यहाँ पे अपने कोई भी नंबर एक्सट्रीम नहीं लिए थे, 10 5 2 4, ठीक है। बट यहाँ पे जानबूझ के मैंने एक एक्सट्रीम नंबर लिया, इसको अपने बोलते हैं आउटलायर। क्या बोलते हैं? आउटलायर। नेगेटिव भी हो सकता था, इट्स नॉट अबाउट जस्ट पॉजिटिव, आई कुड हैव टेकन -40%। अरे रियल लाइफ में तो 40% का लॉस हो ही सकता है ना, तो वहां पे मैं एक्सट्रीम नंबर ले सकता हूँ, एंड इट हैपेंस इन द रियल लाइफ ऑल्सो। कोई जरूरी नहीं आपका रिटर्न 2%, 3%, 4% रहेगा, कभी 90 पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी 50 नेगेटिव भी हो सकता है। इज इट फाइन? तो एवरेज जब आप निकालोगे तो जो नंबर आउटलायर होगा मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, तो अपना जो एवरेज है ना वो उसके आसपास चला जाता है, उसके आसपास चला जाता है। सर मतलब एक बार आप एक्सेल शीट पे 10%, 2%, 5%, 4% और 6% ये नंबर लेके एवरेज निकालो, पहले वो करो, उसके बाद नेक्स्ट में 90% को भी लेना, फिर एवरेज निकालना। करें? तो यहां पे कर लेते हैं 10, 2, 5, 4 और 6, 10 2 5 4 6। मेरे को एवरेज निकालना है, मीन। हाँ, तो मैं करूंगा एवरेज, इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, इंटर। कितना आ रहा है देखो 5%। ये नंबर लिया 10 2 5 4 6, अब देखो 90 लूंगा, कितना आ गया 20। 5 से कहां चला गया एवरेज? 20, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नंबर। और इसको अगर मैं नेगेटिव कर दूं, तो पहले अपना 5 था, इफ यू रिमेंबर, नेगेटिव क्या हो गया 11। इसका मतलब सर ये जो आउटलायर नंबर है ना, आउटलायर मतलब कोई एक्सट्रीम नंबर, इज इट इफेक्टिंग द एवरेज? यस। आप इसका एवरेज कर रहे थे तो 5 आ रहा था, वेर जैसे आपने कोई आउटलायर नंबर लिया तो एवरेज कितना आ रहा है 20। इसका मतलब सर जो मेरा एवरेज है ना वो आउटलायर के पास जा रहा है। 90 क्यों, आप ले लो 1900 ले लो, 20 देखना कैसे जाएगा, 321% हो गया। कितना हो गया? 20 से 321, तो किसके तरफ जा रहा है सर? वो आउटलायर जो है ना 1900 उसके तरफ जा रहा है। जब भी अपने नंबर्स के अंदर में आउटलायर होता है
तो एवरेज जो है इट मूव्स टुवर्ड्स व्हाट आउटलायर। इसका मतलब अगर ये बात बोलूं कि अरिथमेटिक मीन इज गेटिंग इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ लायर आउटलायर, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट? बोले सर अपना जो नंबर्स है ना वो आउटलायर से इंपैक्ट होता है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, देख लो आप, आपके सामने सारा नंबर्स है। इसका एवरेज देखो 5 है, वेरस 1900 को लिया तो 321% हो गया। चीज समझ में आ रहा है? कोई के मन में आ रहा होगा सर 1900 के पूरा पास ही क्यों नहीं चला जा रहा है, कैसे जाएगा? अरे ये भी तो नंबर्स का इम्पैक्ट है, इसका पूरा का पूरा इसका वेट थोड़ी है, इन सभी का भी तो वेट्स है ना। तो ऑब्वियसली 1900 की तरफ पूरा नहीं जा सकता क्योंकि 1900 का कुछ वेट है, इज इट फाइन? बाकी तो मैक्सिमम इनका वेट्स है, दैट इज वाई वो 321% पे है। तो इसको 90 कर लेते हैं, एवरेज कितना आ रहा है 20%। बट इफ वी डू एवरेज ऑफ 10%, 2%, 5%, 4%, 6%, average is 5%. So average या arithmetic mean लिख लो। So arithmetic mean is influenced because of outlier। और इसको अपने बोलते हैं, ये जो डेटा है ना, डेटा ये बोलते हैं स्क्यूड है। क्या है? स्क्यूड है। स्क्यूड मतलब सर थोड़ा टेढ़ा, एक तरफ टिल्टेड है। तो ये जो नंबर टिल्टेड है, फॉर एग्जांपल 20 जो आया है, वो जो टिल्टेड है वो ऑब्वियसली 90 की तरफ आया, इज इट फाइन? तो ये जो टिल्ट हुआ है ना 5 से 20, ये पॉजिटिव टिल्ट हुआ है या नेगेटिव टिल्ट? पॉजिटिव टिल्ट। अरे आई कुड हैव टेकन -90, तो यहाँ पे अगर मैं -90 लेता तो ये माइनस हो जाता, इज इट फाइन? तो यहाँ पे जो अपने डेटा ले रहे हैं ना उसके हिसाब से आपका एवरेज चेंज हो रहा है। अब आपने बोला कि सर जो एवरेज है ना वो पॉजिटिव टिल्ट हो सकता है या नेगेटिव टिल्ट हो सकता है, डिपेंड करता है जो डेटा में वो स्क्यूनेस है ना, आउटलायर, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अपने एग्जांपल में क्या पॉजिटिवली स्क्यूड है, क्या पॉजिटिवली स्क्यूड, बिकॉज यहाँ पे 90 जो बड़ा नंबर है वो क्या पॉजिटिव है, इज इट फाइन? तो ये वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अरिथमेटिक मीन इज इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ आउटलायर विच इज skewed data, and above we have positively skewed data। ये वाला जो पूरा डेटा है उसमें पॉजिटिव स्क्यूड क्या है 90%। वी कैन हैव नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है, वी कैन हैव negatively skewed data also। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना यहाँ पे अरिथमेटिक मीन के अंदर में, जब आप 1 2 3 4 5, हाँ ये वाला, इसका एवरेज निकालते हो तो आपको बताता है ऑन एन एवरेज स्टॉक का रिटर्न पर डे कितना देता है 5। बट आप जब 90 ले लेते हो तो बताएगा आपको 20। तो कौन सा थोड़ा ज्यादा सेंस हो रहा है? ऑब्वियसली ये 5 वाला। अरे ये तो हो सकता है वन टाइम है, वन टाइम हो सकता है आपको एक्सट्रीम प्रॉफिट हो गया होगा। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि सर देखिए ना मेरे को ऑन एन एवरेज 20% होता है पर डे। तो अब एक्चुअली होता क्या ना, अपने जब भी पास्ट डेटा देखते हैं उससे अपने ट्राई करते हैं कुछ कंक्लूजन निकाल के फ्यूचर में उस चीज को फॉरकास्ट करने का, कि सिंस अपना 20 ऑन एन एवरेज आ रहा है तो अपने ये बोला कि देखिए ना फ्यूचर में हो सकता है अपने को कितना मिले 20% रिटर्न पर डे, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक डेटा के वजह से, एक स्क्यूड डेटा के वजह से आपका जो कंक्लूजन है वो पूरा का पूरा एक्सट्रीम हो जा रहा है। तो अरिथमेटिक मीन के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि सर अरिथमेटिक मीन इज इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ व्हाट आउटलायर, बिकॉज ऑफ व्हाट आउटलायर, दैट इज द प्रॉब्लम इन केस ऑफ व्हाट अरिथमेटिक मीन। कि आपका जो अरिथमेटिक मीन है आपके डिसीजन के अंदर में आउटलायर के वजह से जो फॉरकास्टिंग है उसको पूरा का पूरा क्या कर देता है, स्क्यूड कर देता है, पूरा का पूरा स्क्यूड कर देता है। इंस्टेड ऑफ 5% विच यू आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, प्रैक्टिकली बिकॉज ऑफ 90% नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ स्टॉक व्हाट 20%। सो दैट इज द प्रॉब्लम इन केस ऑफ व्हाट अरिथमेटिक मीन। तो अगर अरिथमेटिक मीन के अंदर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, नेक्स्ट मतलब बोलने का मतलब था कि कोई प्रॉब्लम है तो सर नेक्स्ट वाला चीज आएगा जिसको ट्राई करेगा ठीक करने का, तो वो अभी नहीं आएगा, इसके बाद वाला आएगा। मीन के बाद एक और है ना मीडियन, उसमें ठीक करेंगे अपने। अरिथमेटिक मीन क्या हो गया, एवरेज। अब आते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे।
नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि सर मान लीजिए डेज रिटर्न अपने 1 2 3, तो आपने बोल रहे कि सर डे 1 पे आपने 8% रिटर्न कमाई, डे 2 पे 3% रिटर्न अर्न किए, डे 3 पे 7% रिटर्न अर्न किए। बट ये जो 3% का रिटर्न है ना, ये डिपेंड करता है डे 1 पे, 7% का रिटर्न डिपेंड करता है डे 2 या डे 1 पे। मतलब वी हैव टू एंश्योर कि सर सेकेंड डे का जो नंबर्स है दैट इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट, थर्ड डे का इज डिपेंडेंट ऑन दी प्रीवियस डेज। तो यहाँ पे अपने जब ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो अपने करेंगे कंपाउंडिंग। क्या करेंगे? कंपाउंडिंग, जिसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है कि कंपाउंडिंग कैसे होता है कोई भी चीज का। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये निकालना है कि डे नहीं, यहाँ पे काम करो, मंथ, ये ले लो, ईयर्स ले लो, इजी होगा, ईयर्स, बाकी सब कुछ सेम है। ईयर 1 2 3 कि 1 ईयर में आपका 8% का रिटर्न है, टू ईयर में 3%, मतलब सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर में आपका 7% का रिटर्न। ठीक है, तो अपने निकालना चाह रहे हैं ऑन एन एवरेज अपना कितना रिटर्न है, ऑन एन एवरेज 3 ईयर्स मिला के कितना रिटर्न हो रहा है। तो 8% का फैक्टर क्या होगा? 8% का फैक्टर 1.08। ठीक है, 1.08। नेक्स्ट ईयर 3% 1.03। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर 1.07। कितना आएगा बताना एक बार, इसको अपने एक्सेल शीट पे करें। 1.08, 1.03 और 1.07। इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूं। 1.08 इंटू 1.03 इंटू 1.07, नंबर 1.19 आ रहा है, 1.19। ठीक है, तो एज यूजुअल आपको पता है वन क्या है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहाँ पे मैं -1 करूंगा तो कितना आएगा? 19%। बट ये जो 19% आ रहा है ये तो 3 ईयर्स का मिला के आ रहा है। 19% जो आ रहा है ये तो 3 ईयर्स का मिला के आ रहा है। मेरे को कब का निकालना है? मेरे को तो एनुअल निकालना है, ऑन एन एवरेज एक साल का कितना रिटर्न है। तो 1.19 टू दी पावर क्या करूंगा, लास्ट क्लास किए थे अपने एस और ई में, 1.19, ये तो 3 ईयर्स का है, तो 1 ईयर के लिए कितना? इज इट फाइन? तो डिनोमिनेटर में लेते हो, कहाँ पे हो आप 3 ईयर्स में, जाना कहाँ पे आपको? 1 ईयर में। उसके बाद -1 प्रिंसिपल हटा देंगे $1 का या ₹1 का इंटू 100 टू कन्वर्ट दिस नंबर इंटू व्हाट परसेंटेज। कितना आएगा बताइए प्लीज? 1.19 टू दी पावर 1/3, तो अपने करेंगे 1.19 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 नंबर। और यहाँ पे अपने एक काम करते हैं, थोड़ा सा डेसिमल्स बढ़ा लेता हूं मैं, 5.97। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 1.0597 अंदर का। ठीक है, -1 करोगे इंटू 100 करोगे तो आंसर क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली 5.97%। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया? 5.97%। इसके अंदर में कंपाउंडिंग आया, बिल्कुल कंपाउंडिंग आया कि सर फर्स्ट ईयर में 1.08, $1 आपने लगाया था वो हो गया 1.08। नेक्स्ट ईयर में आपने 1.08 लगाया 3% के रेट से, वो हो गया 1.08 इंटू 1.03। फिर आपने थर्ड ईयर में 1.08 इंटू 1.03 लगाया, थर्ड ईयर में इंटू 1.07। तो टोटल आपका कितना बना? जो आपने $1 लगाया था इनिशियली वो बन गया आपका 1.19, ये वाला। ठीक है, बट ये तो तीनों साल मिला के बना। ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न आया? 5.97%। 5.97%। इज इट फाइन? क्या सर अपने इस ज्योमेट्रिक मीन को एक्सेल पे कर सकते हैं डायरेक्टली? बिल्कुल, चलिए करते हैं। तो 1.08, 1.03, 1.07 ज्योमेट्रिक मीन, दिस नंबर, नंबर 2, नंबर 3, इंटर परसेंटेज। एक सेकेंड रुको,
इसको एक बार 8% लो, दिस 3%, दिस 7%, नहीं, ज्योमेट्रिक मीन तो 1.08, 1.03 ये था ना, 8, 3 और 7, हाँ ठीक है, आ तो रहा है ना 5.98, बट इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा ना, परसेंटेज में। ओके, हाँ ये आ गया ना, क्योंकि ये सब सारा आपके नंबर्स में है ना, तो ये परसेंटेज में कैसे लोगे, तो मैंने क्या किया, इसको भी नंबर में कन्वर्ट किया, तो ये आया 1.06। अब ऑब्वियसली -1 कर लो आप और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 5.98%। ठीक है, 5.98% या 5.97 अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ईयर रिटर्न 1, 2, 3, 4, 5, 2%, -4%, 5%, 6%, 5.5%। प्लीज करिए एक्सेल शीट पे फटाफट से, एक्सेल शीट पे करिएगा प्लीज। हाँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ज्योमेट्रिक मीन का। 2% का फैक्टर 1.02 इंटू 4% नेगेटिव का फैक्टर 0.96। कैसे, जब 4% पॉजिटिव होता था तो अपने बोलते थे 1 रुपया लगाए हैं, तो वो बन गया 1.04। तो अगर अपने 1 रुपया लगाए और 4% नेगेटिव हो गया तो अपने पास कितना बैलेंस बचेगा, 0.96, इसलिए ले रहे 0.96। 5% है तो इंटू 1.05, 6% है तो 1.06, 5.55 है, 5.5 है तो इट विल बी 1.055। बट ये 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 डिवाइडेड बाई 5, -1 इंटू 100। एक्सेल शीट पे करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में इसको हटा देते हैं, 1.02, नेक्स्ट 0.96, नेक्स्ट 1.05, 1.06, 1.055। ठीक है, नाउ जियोमेट्रिक मीन। नंबर, ठीक है, दिस विल बी -1, ये नंबर आ गया, अब इसी के अंदर में -1 और ये आपका परसेंटेज 2.83%। 2.83 क्या करता हूं मैं, होम में जाके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ, ये अपने आप परसेंटेज में हो जाता है। 2.83% इज योर ज्योमेट्रिक मीन। लास्ट सम, एग्जांपल नंबर 3। ईयर रिटर्न 1, 2, 3, 4, 4%, 5%, 2%, 6.5%। एरिथमेटिक मीन निकालिए इसका एंड ज्योमेट्रिक मीन निकालिए प्लीज। 4, 5, 2, 6.5। 4, 5, 4, 5, 2, प्लीज खुद से करिएगा, 6.5। अरिथमेटिक मीन के लिए एवरेज 4.375। ज्योमेट्रिक मीन इसी नंबर्स में ट्विक कर दूं, 1.04, 1.05, 1.02 और 1.065, 4.36, 4.36। यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, कौन सा एवरेज ज्यादा आ रहा है, अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक सॉरी, कौन सा नंबर ज्यादा आ रहा है मैंने बोला ना, तो अरिथमेटिक मीन इज हायर देन ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन ज्यादा आएगा या बराबर आएगा ज्योमेट्रिक मीन के, हमेशा, प्रोवाइडेड ये जो नंबर्स दिया हुआ है ना ऑब्जर्वेशंस, ये अगर अलग अलग है तो, अगर ये पूरा का पूरा अलग अलग है देन आपको अरिथमेटिक मीन जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा आएगा या बराबर आएगा।
तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आने वाला है, कम आने वाला है। सर बराबर मतलब कि मान लीजिए इसी नंबर को मैं ट्वीक करके 4 4 4 4 सेम नंबर ले लिया, ठीक है, तो 4 4 4 का एवरेज क्या 4, और इसको भी सेम ले ले रहा हूँ 1.04 1.04 1.04 1.04, तो आप देखो क्या आ रहा है सेम, दोनों में 4%। तो अगर नंबर सेम है, नंबर सेम है 4% 4% 4% 4%, तो उसका अरिथमेटिक मीन भी 4 आएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। और अगर अलग अलग है तो अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज द कंक्लूजन। इज इट फाइन? Therefore, arithmetic mean will be greater than or equal to geometric mean. Arithmetic mean कब बड़ा होगा geometric mean से? If different observations. Arithmetic mean geometric mean के कब बराबर होगा? If same observations जो अपने लिए 4% 4% 4% 4%. Is it fine? सर जब अरिथमेटिक मीन था लाइफ में तो ज्योमेट्रिक मीन क्यों आया? अरिथमेटिक मीन जब इतना सही तरीके से लाइफ चल रहा था तो व्हाई डू वी नीड ज्योमेट्रिक मीन? देखिएगा, एएम वर्सेस जीएम, ईयर 1 2 3, रिटर्न परसेंटेज, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मान लीजिए, रिटर्न नहीं, एक काम करो, रिटर्न आप खुद से कैलकुलेट करो, स्टॉक प्राइस दे देता हूं, स्टॉक प्राइस रुपी टर्म्स में। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपने लगाया एक स्टॉक में 100 रुपीज, ईयर 2 में वो बन गया 150 रुपीज का, ईयर 3 में 150 का स्टॉक बन गया 100 रुपीज का। अगर मैं रिटर्न निकालूं 2 सालों में कितना आएगा? 100 से 150 कितना, 50% का पॉजिटिव रिटर्न, 150 से 100 नेगेटिव रिटर्न, क्या 50% होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। कैलकुलेट करिए, व्हाट विल बी द रिटर्न? 100 डिवाइडेड बाई 150 माइनस 1 इंटू 100, कितना आएगा निकालिए प्लीज। 100 डिवाइडेड बाई 150 माइनस 1, 33%, 33% नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे आपने 100 रुपया लगाया था, ठीक है, ईयर 2 में 150 हो गया और ईयर 3 में वापस से 100 रुपया हो गया, तो टेक्निकली आपने 2 सालों में कुछ अर्न किया है क्या? 100 रुपी बैंक में दिया था, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पे गए तो वापस से बैंक ने आपको 100 रुपीज रिटर्न कर दिया, तो क्या आपने टेक्निकली कुछ भी कमाया? कुछ भी नहीं कमाया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको बोला जाए कि आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन इन रिटर्न का, तो व्हाट यू विल डू, 50% फर्स्ट ईयर में पॉजिटिव, नेगेटिव 33% दूसरे साल में, तो एवरेज कितना कमाया? 50 माइनस 33 कितना होगा? 17, 17 डिवाइडेड बाई 2, 8.5%। ये आपको बता रहा है कि आपने 8.5% ऑन एन एवरेज अर्न किया है एवरी ईयर। इज दैट ट्रू? बिल्कुल भी नहीं। अरे ये तो जीरो होना चाहिए रिटर्न, 100 लगाया और 100 आ रहा है तो कुछ कमा नहीं पाए, बट अरिथमेटिक मीन कितना बता रहा है आपको? 8.5%, विच इज रॉन्ग। सेम आप ज्योमेट्रिक मीन करो एक बार, ये 50% का फैक्टर इज 1.50, नेगेटिव 33% का फैक्टर इज 1 माइनस 0.33 0.67, पावर में 1/2 क्योंकि ये 2 सालों का है, माइनस 1 इंटू 100, प्लीज करिए एक बार, प्लीज करिए, 1.5 इंटू 0.67 टू द पावर हाफ ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज 1.50, दिस इज 0.67, बाकी दो नंबर डिलीट कर रहा हूं, 1.5 0 आना चाहिए था, 0.25 क्यों आ रहा है? सारा नंबर्स ठीक लिया है ना? आई थिंक 0.333 ऐसे लेना चाहिए क्या? 0.6777 नहीं, तो 1.5 इंटू 33% का नेगेटिव, तो 67 होगा, 67% पॉजिटिव, एक सेकेंड रुकना,
ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे 0% आना चाहिए. जस्ट थिंकिंग कि कुछ अपने कैलकुलेशन गड़बड़ की है. 100 का 150 इज 50% एंड 150 का 100, तो 50 डिवाइडेड बाई 150 विच इज 33% नेगेटिव. मेरे को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो 50% का फैक्टर इज 1.5, यस, और 33% नेगेटिव का फैक्टर 1 माइनस 0.33 0.67 टू द पावर हाफ. अगर मैं यहाँ पे निकालूं मैनुअली 1.5 इंटू 0.67 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, -1 परसेंटेज. 0.25% नहीं आना चाहिए. इट शुड बी पूरा का पूरा 0. नॉट पॉसिबल. 150 डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 150. हाँ, आ गया ना. देखो, अपने 0.67 ले रहे थे ना राउंड ऑफ, ये मैंने एग्जैक्ट ले लिया 100 डिवाइडेड बाई 150. इज इट फाइन? इसलिए मैच नहीं कर रहा था. ये सब हटाते हैं. 100 डिवाइडेड बाई 150 कितना बन गया आपका? मतलब बेसिकली जो 100% था वो बन गया 0.667. कम हो गया ना पैसा, तो आपका रिटर्न क्या बन गया? 0. ज्योमेट्रिक मीन. इज इट फाइन? तो दिस इज अ फैक्ट. यही तो हुआ कि 100 रुपीज आपने लगाया था और 100 आप रिटर्न लेके आ रहे हो. तो कौन सा सही स्टेट कर रहा है? ज्योमेट्रिक मीन. अरिथमेटिक मीन तो ओवर स्टेट कर रहा है. इज इट फाइन? हेंस जो ज्योमेट्रिक मीन states correct return, whereas arithmetic mean is overstated. arithmetic mean क्या? overstated है. perfect. arithmetic mean. तो अभी अपने किस पे फोकस किए हैं? सिर्फ मीन पे. नेक्स्ट है आपका मीडियन. मीन के अंदर में प्रॉब्लम क्या था? आउटलायर से इफेक्ट होता था. मीन के अंदर में प्रॉब्लम क्या था? आउटलायर से इफेक्ट होता था. रिमेंबर, जो नंबर बड़ा है मीन उसके तरफ चला जा रहा है, उसको दूर करने के लिए आ रहा मीडियन. मीडियन मतलब मिडिल नंबर लेंगे. मीडियन मतलब मिडिल नंबर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल 2%, 5%, 3%. इसका मीडियन क्या होगा? मीडियन. तो देखो, मीडियन के लिए क्या करते हैं अपने, ये जो नंबर है ना उसको अरेंज करते हैं. अरेंज करते हैं असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग से असेंडिंग. छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा. तो इसको पहले अरेंज कर ले. अरेंज कर ले. अरेंज करोगे तो आप करोगे छोटा से बड़ा से 2%, 3% एंड 5%. तो इसमें मिडिल नंबर क्या होगा? 3%. तो मिडिल नंबर या मीडियन विल बी 3%. वेरी इजी. नेक्स्ट एग्जांपल 2%, 3%, 5%. अच्छा, तो सेम ले लिया ना. 2, 3, 5 हटाओ, 5 की जगह 20 ले लो आप. 20. मीडियन क्या होगा? व्हाट विल बी द मीडियन? मिडिल नंबर 3. और ये देखो अरेंज किया हुआ ऑलरेडी. फर्स्ट तो मैंने जानबूझ के किया आपको कि अरेंज करके दिखाऊं पहले. 2, 3, 5. तो उसका मिडिल नंबर क्या हो गया? 3. मैंने क्या किया? 2, 3 लिया और 5 की जगह क्या लिया? 20. 20 इज आउटलायर. 20 क्यों? 120 ले लेते हैं. 120%. मीडियन क्या आपका? 30. सॉरी, मीडियन क्या है? 3. जब 2, 3, 5 लिया तो मीडियन 3 था. जब 2, 3, 120 लिया तो भी मीडियन क्या? 3. तो क्या मीडियन डांस कर रहा है क्या मीन जैसे? बिल्कुल भी नहीं. मीडियन अपना रोबस्ट है, स्टिक है कि 3 मतलब 3, वो चेंज नहीं हो रहा. 120 क्यों? 450 ले लो. मीडियन मिडिल नंबर होगा तो इट विल बी व्हाट? सेम 3%. तो मीडियन क्या हो गया? एक्चुअली मिडिल नंबर. एंड मीडियन इज नॉट इफेक्टेड बिकॉज ऑफ आउटलायर. दिस इज आउटलायर. इज इट फाइन? दिस इज एक्चुअली व्हाट? आउटलायर. अगर मैं इसका एवरेज निकालने बोलता आपको, 2, 3, 5 का आप एवरेज निकाल लेते, और 2, 3, 120 का एवरेज निकालना ही बोलता, तुम समझ रहे? 120 के आसपास आता, फिर 120 की तरफ जाता वो एवरेज. बट मीडियन इज रिमेनिंग व्हाट? सेम. मीडियन इज व्हाट? रिमेनिंग सेम. आउटलायर की वजह से भी. तो यहाँ पे आपका 1, 2, 3, अगर 3 नंबर्स है तो मिडिल वाला इज योर मीडियन. अगर अपने पास 4 नंबर्स है,
2%, 3%, 4%, 5%। अब इसका मिडिल नंबर कैसे निकालेंगे? 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 नंबर का मीडियन निकालना है। तो इसका जो बीच का 2 नंबर है ना, उसका एवरेज करना है, इसका एवरेज। तो 3 + 4 इज एक्चुअली व्हाट? 7। 7 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 नंबर ले रहे हैं ना, दैट इज व्हाट? 3.5%। तो मीडियन हो जाएगा आपका 3.5%, ठीक है। सर मीडियन का बढ़ाई तो आप कर दिए, जो मीन का प्रॉब्लम था आउटलायर का, मीडियन उसको दूर कर रहा है, बट मीडियन का एक प्रॉब्लम क्या है कि सर ये सारा नंबर्स को कंसिडर नहीं कर रहा है। देखो, सारा नंबर से कोई मतलब नहीं है उसको, क्या सिर्फ मिडिल नंबर से मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के अंदर में, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूं, कंपनी के अंदर में सर कोई एम्प्लॉय का सैलरी है 1000 रुपीज, कोई एम्प्लॉय का सैलरी है 5000 रुपीज, और सीईओ का सैलरी है 50 लाख रुपीज, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाएगा कि आप ऑन एन एवरेज बताइए सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन दी कंपनी, तो आप इसका एवरेज कर लोगे एंड आपको पता है वो 50 लाख की तरफ मूव करेगा। वेयर एज अगर आपको मीडियन बोला जाएगा, मीडियन, तो मीडियन क्या है इसके अंदर में? 5000 रुपीज ओनली। तो देखो, ये और ये कंसिडर किया है मीडियन? नहीं। बोले कि सर सारा नंबर्स कंसिडर करता है क्या मीडियन? नो। मीन करता है सारा नंबर, मीन सारा नंबर लेता है, वेयर इज मीडियन सारा नंबर लेता है? नो। इसका मतलब कि सर ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, उसको नहीं लेता है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उसको नहीं लेता है। दैट इज द प्रॉब्लम इन केस ऑफ व्हाट? मीडियन। मीडियन को एक्सेल शीट में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए करते हैं, ये जो नंबर्स है उसी को ही लेते हैं अपने। तो 2, 3 और क्या था? 5 इज इक्वल टू मीडियन, इज इक्वल टू मीडियन सिलेक्ट करते हैं, नंबर 3, ठीक है। अब ये 5 को मैं 120 कर देता हूं, मीडियन देखो चेंज नहीं हो रहा है, 1। ये 2 को 1 क्या, इनफैक्ट -100 कर देता हूं, मीडियन तो भी सेम है। देख रहे हो आप, मिडिल नंबर ले रहा है ये। तो ये एक्सट्रीम जो वैल्यूज है ना, 100 और 120, इसको नहीं ले रहा, इसको क्या चीज से मतलब है? सिर्फ मिडिल नंबर से मतलब है। दैट इज द प्रॉब्लम इन केस ऑफ व्हाट? मीडियन। इज इट फाइन? कंक्लूजन, मीडियन इज रोबस्ट, median does not consider all the observations, सारा का सारा ऑब्जर्वेशन कंसिडर नहीं करता है मीडियन। लास्ट, मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड। मोड सबसे इजी है। मोड लेता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब कि सर मान लीजिए ईयर 1, 2, 3, 4, 5, रिटर्न परसेंटेज टर्म में कि सर फर्स्ट ईयर में 4% का रिटर्न है, सेकेंड ईयर में 4% का रिटर्न है, थर्ड ईयर में 5% का, फोर्थ ईयर में 6% का, और फिफ्थ ईयर में -2% का। तो मेरे को उसका मोड निकालना है। मोड मतलब होता है कि सर कौन सा ऐसा नंबर है जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। आपके सामने देख लो, फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा नंबर जो रिपीट हो रहा है, 4 4। तो इस नंबर का मोड हो जाएगा 4%। इस नंबर का मोड क्या हो जाएगा? 4। इट्स वेरी इजी, चीज समझ में आ रहा है? सर अगर मान लीजिए ये 6 नहीं 5 होता तो यहाँ पे लेते 4 और यहाँ पे साथ में आता 5, वो प्रॉब्लम हो जाता है। फिर जहाँ पे 2 नंबर आता है वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जब आप मोड बोल रहे हो मतलब वहां पे आइडियली सिंगल नंबर आ जाए तो बढ़िया। मतलब बोलने का यहाँ पे कि सर 5 इयर्स में रिटर्न अपने देखे 4 4 5 6 -2, तो अपने फोरकास्ट कर रहे हैं कि हो सकता है क्या ऑन एन एवरेज रिटर्न आए। तो बोले कि सर जो नंबर बार बार रिपीट हुआ है ना, जो बार बार रिपीट हुआ है पास्ट में, वो लेते हैं एंड उसके बेसिस पे बोल पाएंगे कि हो सकता है ऑन एन एवरेज फ्यूचर में ये रिटर्न होगा। फॉर एग्जाम्पल 4%। इज इट फाइन? बट अगर 2 या 3 मोड आ जाता है, जैसे 4 4 5 5, तो 4 2 बार आया, 5 2 बार आया, तो कौन सा लेंगे फिर? दैट बिकम्स अ कंफ्यूजिंग एरिया। मतलब अगर नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं देन मोड का जो सेंस होता है वो कम हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल सुनो, ये अपना एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल नंबर 2,
एक शॉप ओनर है, ठीक है, जो शूज सेल करता है। अब उसने पूरे दिन पे अलग अलग नंबर्स के शूज सेल किए। शाम को वो प्लान करना चाह रहा है कि कौन सा साइज का शूज सबसे ज्यादा बिका है। क्यों? क्योंकि सर उसका इन्वेंट्री कम हो गया होगा, जो शूज ज्यादा बिका, जो नंबर ऑफ शूज का ज्यादा बिका वो कम हो गया होगा, एंड उसको उस नंबर ऑफ उस साइज का शू को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अरे अपने करते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर में भी, कि पूरे दिन का स्टॉक लेते हैं कि कौन सा सामान ज्यादा बिका है, सो दैट उस सामान को अपने बनवा ले या ऑर्डर कर ले। मूड उसी के लिए तो काम आता है कि बताना कि कौन सा साइज का शूज सबसे ज्यादा बिका है। फॉर एग्जाम्पल, शू साइज जो सेल हुआ है पूरे दिन में, ठीक है, 7 7 7 8 9 6, 1 2 3 4 5 6, आज 6 बार सेल हुआ है, 6 क्वांटिटी सेल हुआ है, जिसके अंदर में आप देखोगे 7 नंबर ऑफ शूज 3 बार बिका है। इसका मोड क्या हो जाएगा? मोड हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 7। चीज समझ में आ रहा है? तो जब अपने ऐसे लेते हैं ना नंबर्स को 7 7 8 9 6, तो इसमें ये देख रहे हैं यार 7 नंबर शूज कितना बार बिका है, 3 नंबर, तो हो सकता है इसका इन्वेंट्री कम हो गया होगा। चीज समझ में आ रहा है कि मोड जो है वो प्रैक्टिकली कैसे काम आता है, प्रैक्टिकली अपने मोड कैसे काम आता है। बट मोड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 7 7 और यहाँ पे 8 8 8 9 9 9 इस तरीके का बहुत सारा हो जाता है, देन तो ऑब्वियसली इट बिकम्स चैलेंजिंग। मतलब वहां पे आपको फिर 7 भी लेना होगा, 8 भी लेना होगा, 9 भी लेना होगा। चीज समझ में आ रहा है? तो ये शूज के लिए तो ठीक है, बट स्टॉक रिटर्न के लिए बिकम्स चैलेंजिंग कि 4% भी बार बार आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। फिर आप सोचोगे यार फोरकास्ट क्या करें, मतलब कौन सा रिटर्न ले, 4 ले, 5 ले या 6 ले। दैट इज द प्रॉब्लम इन केस ऑफ व्हाट? मोड। मोड conclusion, it helps in decision making, but becomes difficult if we have higher number of modes। ठीक है, तो आज क्या किया अपने? आज अपने सबसे पहला लोन शेड्यूल एक बार प्रैक्टिस किए, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में इंटर किए, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बताया आपको एक एग्जांपल के साथ, और उसके बाद अपने यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट किए थे सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएशन। वेरिएशन के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किए। सेंट्रल टेंडेंसी अपना कंप्लीट हुआ, जहाँ पे अपने मीन मीडियन मोड डिस्कस किए कि सेंट्रल टेंडेंसी को, जो डेटा है ना अपने पास, उसको अपने कैसे मेजर करके कंक्लूजन लेंगे। तो अपने उसको यूज कर सकते हैं मीडियन, सॉरी मीन, मीडियन या मोड। मीन के अंदर में वी कैन हैव अरिथमेटिक मीन एंड वी कैन हैव ज्योमेट्रिक मीन। परफेक्ट, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर में अपने डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरिएशन और द स्प्रेड ऑफ द डेटा, कि सर अगर डेटा स्प्रेड है तो उसको अपने कैसे मेजर करेंगे और कैसे डिसीजन लेंगे। परफेक्ट, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, एंड प्लीज एक बार रिवाइज करिएगा चीजों को, जो भी अपने क्लास में करते हैं उसको प्लीज, जैसे लोन शेड्यूल हो गया, मीन मीडियन मोड, जो भी कर रहे हैं खुद से एक बार ट्राई करिए, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।